नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। अपने अब अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में अपने भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी। अब अपने जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो भाग शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या अपने शॉर्ट में इनको डीपीएसपी कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं होते क्या है। फिर पहली बात तो ये संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं। संविधान के भाग 4 में निहित है। तो ये संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का भाग 4 है। दूसरी बात, ये जो जो इनके लिए अनुच्छेद लागू होता है वो होता है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व लिखेंगे। तीसरा, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। चौथा, ग्रेनविल ऑस्टेन जो है, ग्रेनविल ऑस्टेन, ग्रेनविल ऑस्टेन क्या है कि एक बहुत बड़े संविधान के जानकार माने जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ग्रेनविल ऑस्टेन ने मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों तथा डीपीएसपी को तथा डीपीएसपी को, मैं इसको बार बार डीपीएसपी बोलूंगा क्योंकि इतना बड़ा नाम बोलना लिखना ज्यादा आसान नहीं है। इसके बजाय अपने इसका शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी प्रयोग करेंगे। डीपीएसपी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये इनका एक बेसिक परिचय जो अपने को ध्यान रखना है कि ये कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से भाग में इनको निहित किया गया है, कौन से अनुच्छेद इनके लिए लागू होते हैं, ये सब बातें। अब ये होते क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मतलब ऐसे तत्व या ऐसी चीजें जो राज्य की नीति को निर्देश देते हैं कि नीति कैसे बनेगी, राज्य की नीति की दिशा क्या होगी। राज्य का यहाँ पर मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 का है। अनुच्छेद 36 की परिभाषा भी यही कहती है कि राज्य अनुच्छेद 12 वाला ही शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। तो जब अपने राज्य शब्द बार बार प्रयोग में ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य, जिसके अंदर केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार और सरकार से संबंधित सभी संस्थान आ जाते हैं। तो उनको नीति बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यह बताया गया है डीपीएसपी के माध्यम से या नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो जो सपनों का भारत की प्रस्तावना या जो संविधान निर्माताओं ने जिस सपनों के भारत की कल्पना की थी, उस सपनों के भारत को प्राप्त करने के लिए सरकार की जो नीति होगी, सरकार के जो नियम होंगे, उनकी दिशा क्या होगी, वह दिशा बताई जाती है इनके द्वारा। तो मौलिक अधिकार, और अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें या डीपीएसपी की बात करें, तो मौलिक अधिकार तो नागरिकों को अधिकार देते हैं, सरकार के ऊपर सीमा लगाते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। परंतु नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को करने का आदेश देते हैं। सरकार का कर्तव्य है ये, वह सरकार के ऊपर सीमा है। यह सरकार का एक कर्तव्य है कि सरकार को ऐसा करना है। या सरकार जब भी कोई निर्णय लेगी तो उस निर्णय के पीछे मानसिकता क्या होगी, वह मानसिकता या वह जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य, मानसिकता, कल्पना बताई गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है वो कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सारे के सारे सकारात्मक है, क्योंकि यह सरकार को कुछ करने का आदेश दे रहा है कि सरकार ऐसा करेगी, सरकार ऐसा करेगी, सरकार ऐसा करेगी। तो अगर दोनों चीजें मिल जाती है तो जो भारत के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है कि भारत के अंदर भारत जो शासन, भारतीय शासन व्यवस्था है, उसका मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होगा, वह कल्याण सुनिश्चित किया जाता है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ये कहानी है नीति निर्देशक तत्वों की। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सरकार की नीति को निर्देश देती है। अब अगर अपने इनकी बात करें तो पहली बात, अगर अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 12 के समान होगी। मतलब कि जो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा अपने प्रयोग में ले रहे थे, वही अभी अपने डीपीएसपी के अंदर जब भी राज्य शब्द आएगा तो राज्य का वही मतलब होगा जो मौलिक अधिकारों में राज्य का मतलब था। अनुच्छेद 37 जो है, अगला अनुच्छेद जो है, वह कहता है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित होंगे। गैर न्यायोचित होंगे मतलब आप डीपीएसपी को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते, या ऐसा कहा जाए कि यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है ऐसा करना, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के लिए बाध्यकारी है। अगर नहीं करेगी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा, क्योंकि नागरिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के मामले में ऐसा संभव नहीं है। अब अपने बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। तो वैसे तो देखो, संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, परंतु फिर भी, और दूसरी बात, इसके अंदर सारे, हालांकि अपने सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे, परंतु सभी अनुच्छेद जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ही अनुच्छेद जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी अनुच्छेद को रटने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उनके ऊपर मैं वैसे ही स्टार मार्क लगा दूंगा, तो आप केवल उन अनुच्छेद की संख्या और उनका जो विवरण है वह याद रखें, तो भी आपका परीक्षा में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप अन्य अनुच्छेद भूल भी जाते हैं तो भी। संविधान के अंदर इनका कोई अलग अलग वर्गीकरण नहीं किया गया है, परंतु जो लेखक हैं वो इनको 3 भागों में बांट देते हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो गांधी जी की विचारधारा को लागू करने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको गांधीवादी सिद्धांत कह देते हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो भारत के अंदर समाजवाद की विचारधारा को लागू करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको समाजवादी सिद्धांत कह देते हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो भारत को उदारवादी देश बनाते हैं, स्वतंत्रताओं से भरा हुआ देश बनाते हैं, इसलिए इसको अपने उदारवादी सिद्धांत कह देते हैं। परंतु संविधान के अंदर ऐसा कोई भी वर्गीकरण नहीं है। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण लेखकों के द्वारा किया गया है। तो अपने वर्गीकरण के तरीके से पढ़ेंगे, वर्गीकरण के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वर्गीकरण कुछ किताबों में किया गया है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। अपने जो पढ़ेंगे अपने संविधान की भाषा में पढ़ेंगे कि संविधान की भाषा क्या है इसके मामले में, ठीक है। तो अपने अनुच्छेद 38 से शुरुआत करेंगे और अनुच्छेद 51 तक चलेंगे कि किन किन बातों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य द्वारा तो अनुच्छेद 38 कहता है, 38 का पहला प्रावधान कहता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से निर्धारित, इस प्रकार से चलाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो राज्य को सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि सामाजिक व्यवस्था का जो आधार होना चाहिए, या सामाजिक व्यवस्था का जो उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना। ये क्या होता है वो अपने प्रस्तावना के समय देखा था। दूसरा, अनुच्छेद 38 का दूसरा प्रावधान कहता है कि आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है। तो राज्य अपनी नीति इस प्रकार से बनाएगा कि भारत के अंदर आर्थिक समानता सुनिश्चित की जा सके या आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके, इस प्रकार की नीति बनाएगा। इसीलिए भारत की कर संरचना जो है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि अगर आप अमीर हो तो आपको ज्यादा कर देना है, आप गरीब हो तो आपको कम कर देना है, क्योंकि अमीरों से जो पैसा वसूला जाता है उसका उपयोग किया जाता है गरीबों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है। अगला आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है वो थोड़ा सा व्यापक है, थोड़ा सा बड़ा है अनुच्छेद 38 की तुलना में।
अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुषों व स्त्रियों को, पुरुषों व स्त्रियों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना, ये भी राज्य का कर्तव्य है कि पुरुषों और स्त्रियों में रोजगार के साधन देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, दोनों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना इसका कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। वैसे ही संसाधनों का स्वामित्व लोकहित को ध्यान में रखकर किया जाए, ध्यान में रखकर किया जाए। इसीलिए भारत के अंदर भूमि सुधार कानून लागू किए गए थे, जिसके तहत जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनसे जमीन लेकर भूमिहीन वर्ग को बांटा गया था। वैसे ही 39 का ही एक प्रावधान है जो कहता है संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में एकत्रित होने से रोका जाए, एकत्रित होने से रोका जाए। तो ये जो अपने जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि जो अनुच्छेद 31C है, 31 ग है, उसके अंदर कहा गया था कि अगर कोई नियम जो है या नीति सरकार की जो है, जो कानून है, वह अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो वह अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 39B और C का उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का स्वामित्व, या कुल मिलाकर इन दोनों का एक निष्कर्ष ये निकलता है कि संपत्ति की सांद्रता या संपत्ति को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जाए, असमानता को दूर किया जाए। अगला जो 39 का ही पार्ट है वो है 39 का ही जो पार्ट है, चौथा पार्ट जो है 39 का, वो है स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह भी कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य सुनिश्चित करेगा कि दोनों को किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए, लिंग के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए। यह है अनुच्छेद 39। अब अगर अपने बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 कहता है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 कहता है कि गांवों का शासन स्थानीय जनता के हाथ में होना चाहिए, स्थानीय जनता के हाथ में होना चाहिए। इसीलिए भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 40 है कि राज्य इस प्रकार से नियम बनाए कि गांवों का जो शासन है वो ग्रामीणों के द्वारा ही चलाया जाए, बाहर वाले किसी व्यक्ति के द्वारा गांवों का शासन नहीं चलाया जाए, या ग्रामीणों का उसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 41 जो है वह कहता है कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग का मतलब है यहां पर बच्चे, बूढ़े, बच्चे, बूढ़ों, बेरोजगारों, ये कमजोर वर्ग। ये सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की बात नहीं है, ये कमजोर वर्ग जो आश्रित वर्ग है, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं। कमजोर वर्ग या आश्रित वर्ग को काम, शिक्षा और लोक सहायता देना, को काम या रोजगार, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध करवाना। कि अगर बेरोजगार है तो उसको काम देने सरकार का कर्तव्य है, अगर कोई बच्चा है तो उसको शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको जीवन यापन की सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 42 प्रसूति
के समय सहायता, महिलाओं को प्रसूति के समय, डिलीवरी के समय जो भी उचित सहायता है वो राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। वैसे अनुच्छेद 43 जो है अनुच्छेद 43 कहता है कि जो श्रमिक है उनका कल्याण सुनिश्चित किया जाए। कल्याण का मतलब है कि उनका शोषण होने से रोका जाए, नियम बनाए जाएं ताकि ऐसा ना हो कि उनसे काम करवा लिया जाए और उनको कम तनख्वाह दी जाए। तो इसीलिए सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है कि इससे कम तनख्वाह नहीं दी जा सकती। दूसरा, ऐसा ना हो कि उनको काम करने के लिए अपना जीवन खतरे में डालना पड़े, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो श्रमिक है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके जीवन का ध्यान रखा जाए। तो श्रमिक कल्याण करना अनुच्छेद 43 के अंदर बात की गई है। अनुच्छेद 44 जो है वो सबसे व्यापक है और आपको अनुच्छेद 44 का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 जो है वो स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ये आपको अलग से याद रखना है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता या जिसको अपने कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। अपने जितने भी कानून हैं उन कानूनों को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको अपने आपराधिक कानून कहते हैं और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको अपने सिविल कानून कहते हैं। वर्तमान के अंदर भारत की स्थिति है कि अपने जो आपराधिक कानून है वो तो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। मतलब कि चाहे आप हिंदू हैं चाहे आप मुस्लिम हैं, अगर आपने मर्डर किया है तो दोनों को एक समान सजा होगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। परंतु जो सिविल कानून है वो आज भी भारत में धर्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सिविल कानून का मतलब है ऐसे कानून जिनसे आपका जन्म, आपकी मृत्यु, आपकी वसीयत, आपका तलाक, शादी, इन सब चीजों का नियमन किया जाता है कि कौन कितनी शादी करेगा, कैसे तलाक दिया जाएगा, किसी बाप की जो संपत्ति है वो बेटों को मिलेगी, बेटी को मिलेगी। ये सारी चीजें जो है वो सिविल कानून है। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि अपने आपराधिक कानून तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, परंतु सिविल कानून समान रूप से लागू नहीं होते हैं। जबकि अनुच्छेद 44 जो है वह राज्य को इस प्रकार का निर्देश देता है कि आपको यह कानून बनाना है कि जो सिविल कानून है वह भी सभी को समान रूप से लागू हो। तो राज्य ने अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्व का अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया है या उनको जो कर्तव्य दिया गया है उसका निर्वाह नहीं किया है, कर्तव्य का पालन नहीं किया है। उसके पीछे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण हैं। चूंकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह याचिका दायर नहीं कर सकते कि राज्य को इस कार्य के लिए बाध्य किया जाए, चूंकि ये गैर न्यायोचित है। अगर यही बात मौलिक अधिकार में लिखी होती तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य को बाध्य किया जा सकता था, परंतु चूंकि ये डीपीएसपी में लिखी हुई है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य को इस चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये है अनुच्छेद 44 सबसे इंपॉर्टेंट। अगला आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख, कि 6 वर्ष से छोटे बच्चों के पोषण का ध्यान रखना, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना, सब काम। इसीलिए भारत के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं या एक स्कीम चलती है जिसको अपने आईसीडीएस कहते हैं, चाहे वो मिड डे मील देना हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अनुच्छेद 46 एससी एसटी समुदाय का कल्याण, तो उनके कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो बनाने का निर्देश अनुच्छेद 46 के अंदर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखना कि एससी एसटी के कल्याण करने का निर्देश कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। तो एससी एसटी के कल्याण करने का निर्देश जो है वह अनुच्छेद 46 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 47 पोषण तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था,
स्वास्थ्य की व्यवस्था। तो सरकार सभी नागरिकों के लिए पोषण की व्यवस्था करेगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। इसी अनुच्छेद के अंदर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, तो जो कई राज्यों के अंदर शराबबंदी की जाती है, वो शराबबंदी जो है वो अनुच्छेद 47 के डीपीएसपी को ध्यान में रखकर की जाती है, क्योंकि जो शराब है वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और लोगों का स्वास्थ्य बनाकर रखना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए सरकार कहती है कि हमें संविधान ने ये निर्देश दिया है, इसलिए हम संविधान के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शराबबंदी की घोषणा कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो शराबबंदी की जाती है वो इसी को ध्यान में रखकर की जाती है। वैसे ही अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का विकास तथा कृषि को वैज्ञानिक आधार पर आयोजित करना। वैज्ञानिक आधार पर आयोजित करने का मतलब है कि कृषि के अंदर विज्ञान का प्रवेश करवाएं। ये जो अनुच्छेद 48 है, इसी के तहत जो है वह गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 48 के तहत गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह पशुपालन को बढ़ावा दे। तो अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए राज्य जो है वह गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकता है। वैसे अनुच्छेद 48 क जो है वह पर्यावरण का संरक्षण करने की जिम्मेदारी देता है। पर्यावरण का संरक्षण, वैसे अनुच्छेद 49 जो है, अनुच्छेद 49 जो है वह राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण करने का कर्तव्य बनाता है। राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण, जो भी राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं उन सब का संरक्षण करने का कर्तव्य राज्य का है अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण करने की कर्तव्य बनाता है। पृथक्करण करने का मतलब है कि न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये शासन के दो अलग अंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं या 3 प्रकार के अंगों की जरूरत पड़ती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो अनुच्छेद 50 के तहत सरकार ऐसे नियम बनाएगी कि ये तीनों अपना अपना काम करें, एक दूसरे काम में दखलंदाजी नहीं करें। अनुच्छेद 51 जो है वो पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध की बात करते हैं कि सरकार पूरे विश्व के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करेगी। ये है आपके डीपीएसपी। अब कई बार बात ऐसी आ जाती है कि क्या डीपीएसपी जो है वो बड़े हैं या मौलिक अधिकार बड़े हैं। तो वैसे तो देखो मौलिक अधिकार बड़े हैं क्योंकि वो न्यायोचित हैं। तो अगर अपने संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि माना जाता है डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में। परंतु उच्चतम न्यायालय का यह कहना है कि इनमें से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का अपना अपना एक उद्देश्य है, दोनों अपनी अपनी जगह सर्वोपरि है। इसलिए इन दोनों के अंदर समन्वय बनाना ही राष्ट्र के हित में है, ना कि किसी एक चीज को सर्वोपरि मान लेना और किसी दूसरी चीज को उसके जूनियर या उसका अधीन मान लेना। तो ये इनकी वास्तविकता है। परंतु इसके अंदर अपने एक चीज और देखते हैं जो परीक्षा के अंदर आ सकती है कि ऐसे कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं ये जिनमें बाद में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो अगर अपने नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन की बात करें तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर अलग अलग समय पर संशोधन किया गया है। कौन से संशोधन के साथ क्या जोड़ा गया है वो अपने देख लेते हैं। जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मुख्य संशोधन किया गया है वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा काफी चीजें इसके अंदर जोड़ी गई थी और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें संशोधन हुआ है।
तो अपने देखते हैं कि इनमें संशोधन कब कब हुआ है नीति निर्देशक तत्वों में, या इनका संशोधन का क्या समय काल रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा निम्नलिखित डीपीएसपी जोड़े गए। कौन से? पहला, अनुच्छेद 39 के अंदर एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, अवसर सुनिश्चित करना। वैसे ही इसी के साथ एक अनुच्छेद 39 कै जोड़ा गया जिसके तहत जो है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। तो ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह सभी ऐसे व्यक्ति जो खुद स्वयं के दम पर वकील का प्रबंध नहीं कर सकते उनको वकील उपलब्ध करवाए। वैसे ही इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया या 43 कै जोड़ा गया जिसके तहत श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंधन में उद्योगों के प्रबंधन में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। प्रबंधन में हिस्सेदारी। वैसे ही इसी के तहत अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। 48 ए कह लो या कै कह लो। 48 कै के तहत राज्य का कर्तव्य बनाया गया पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा इसका कर्तव्य बनाया गया। तो ये सारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। अब अगर अपने बात करें 44वें संविधान संशोधन की, 44वें संविधान संशोधन 1978, तो इसके तहत अनुच्छेद 38 के अंदर आय की असमानता को दूर करना कर्तव्य बनाया गया। आय की असमानता को दूर करना। और अगर वैसे अपने बात करें एक और जो इसके अंदर बदलाव हुआ है वो हुआ है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 जो है उसको बदला गया, क्योंकि इससे पहले जो है अनुच्छेद 45 के शिक्षा के स्तर की बात की गई है और अपने जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह शिक्षा के एक मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था, तो उससे इस पर भी प्रभाव पड़ा। तो इन समय के अंदर इन संविधान संशोधनों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपने को इतनी बातों का ही ध्यान रखना है। अब अपने पढ़ेंगे अगले भाग के बारे में जो कि है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। पहली बात तो इनको अपने कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो जब आपने नागरिकों को अधिकार दे दिए, सरकार के ऊपर कर्तव्य थोप दिए, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बहुत तो नागरिकों को जब आपने अधिकार दे दिए और सरकार के ऊपर कर्तव्य दे दिए तो थोड़ा बहुत तो आपको भी अधिकार कर्तव्य बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना कर्तव्यों के अधिकार जो होते हैं वो एक गलत चीज होती है और ये वास्तविकता में ही होता है। तो अगर जब आपको अधिकार दिया जाता है तो उसके साथ आपको कोई जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो संविधान ने आपको अधिकार दे दिया, राज्य को कर्तव्य दे दिया, परंतु नागरिकों को कोई भी कर्तव्य नहीं दिया था। इसीलिए बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 कै जोड़ा गया, 4 कै तथा अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया।
इसमें मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 क में है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51 क। कब जुड़ा था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जुड़ा था। दूसरी बात, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। दूसरी बात, इन्हें रूस से लिया गया है। तो जैसा कि अपने जानते हैं कि संविधान के अंदर हर भाग जो है वो किसी न किसी दूसरे देश के संविधान से प्रभावित हो सकता है। तो ये संविधान का ये अनुच्छेद या ये जो भाग है, यह कौन से संविधान से प्रभावित होता है? यह रूस या यूएसएसआर जो उस समय पर हुआ करता था, उसके संविधान से प्रभावित है। तीसरी बात, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है, नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर नहीं। तो ये जो कर्तव्य है, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, व्यक्तियों के कर्तव्य नहीं है, विदेशियों पर नहीं। तो विदेशियों का कोई कर्तव्य नहीं है। भारत को आगे लेकर जाना कर्तव्य भारत के नागरिकों का है। भारत को बचाना भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। विदेशियों के ऊपर इसको नहीं थोपा जा सकता। तो अनुच्छेद 51 क के तहत आपके कौन से कर्तव्य की बात, कौन से कर्तव्य बताए गए हैं आपके, अगर उनकी बात करें तो यह सोचिए, आपने कई बार पहले भी किताबों के अंदर पढ़ी होगी। पहली बात, कर्तव्य जो आपका बनता है वो है संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का पालन व आदर। तो सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान के अंदर जो बातें की गई है, उदाहरण के लिए संविधान में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत करना है, तो सभी लोग इस चीज का पालन करेंगे। साथ में अपने जो राष्ट्रीय आदर्श हैं, जैसे कि राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज हो गया, इनका सम्मान करना, इनका आदर करना सभी का कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर, जिन भी विचारधारा के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्होंने जो भी बातें कही, उन सभी बातों को आपको आदर करना है, उनका पालन करना है। ऐसा ना हो कि मैं तो केवल गांधी जी को तो बुरा मानता हूं और भगत सिंह को अच्छा मानता हूं। यह एक आपका अच्छे नागरिक होने के नाते कर्तव्य नहीं बनता है। अच्छे नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन भी लोगों ने जिन भी विचारधाराओं के साथ भाग लिया था, सभी का आदर किया जाए। भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा। संप्रभुता क्या होता है, अखंडता क्या होता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। तो सभी व्यक्तियों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। वैसे ही एक कर्तव्य आपका बनता है देश की रक्षा, देश की रक्षा तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा। जब भी आपको राष्ट्र सेवा के लिए बुलाया जाए, आप तत्पर तैयार रहने चाहिए, राष्ट्र सेवा। वैसे ही आपका एक कर्तव्य बनता है कि भारत में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दे, सामाजिक जुड़ाव या सौहार्द को बढ़ाए। ऐसे काम करें कि भारत के समाज के अंदर एकजुटता बढ़े, बंधुत्व बढ़े भारत के अंदर, ना कि बंधुत्व कम हो। छठा, सांस्कृतिक विरासत का आदर, सभी संस्कृतियों का आदर करें, सम्मान करें और उनसे जो भी अपने को सीखने को मिलता है उनका पालन करें। ऐसा ना हो कि हम जनजाति
जातियों को एक तुच्छ या हीन भावना से देखें, या समाज के किसी एक वर्ग को हीन भावना से देखें। अगला कितने हो गए? 6। अगला पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जो नदी, झील, तालाब है, इन सब का संरक्षण, या पर्यावरण के जो भी भाग है उन सभी का संरक्षण। अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। ऐसा ना हो कि आप अपने कामों से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको साइंस को बढ़ावा, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है, अंधविश्वास को समाप्त करना है, साइंस के लिए जगह बनानी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा अहिंसा, ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य बनता है। वैसे ही संयम तथा राष्ट्र को उत्कृष्ट स्तर तक लेके जाएं, वो सारे कार्य करें पर लेके जाएं जिससे की भी वृद्धि हो, राष्ट्र की भी प्रगति हो। अगला कर्तव्य और जो लास्ट कर्तव्य है 11वां, जिसको के कहते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करें। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया है, परंतु सभी नागरिकों का यह कर्तव्य भी है कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिले ही मिले। जैसे कि अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों का, आप अपने पड़ोस के अंदर जिस भी बच्चा, जो भी बच्चा आपको दिखे उसकी शिक्षा सुनिश्चित करें। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो अंतिम वाला कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उससे पहले 10 हुआ करते थे, अब ये कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। ठीक है, ये है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात। इसके साथ अपना मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व खत्म होता है। अब अपने शासन व्यवस्था की बात करेंगे। ये जो है, ये संवैधानिक आदर्शों की बात अपने की है। अब अपने अगली क्लासों के अंदर जो है वो शासन व्यवस्था की बात करेंगे, कैसे भारत की संसद चलती है, कैसे संसद बनती है, राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे चुना जाता है, इन सब बातों पर, इन मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।